वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। लीजिए हम कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज का नाम होगा टॉपर सीरीज 2024। इसका मतलब ये है कि हमें टॉप कराना है कक्षा 10वीं के बच्चों को बोर्ड एग्जाम में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक चैप्टर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसके साथ 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर मतलब एग्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रश्न को कवर करूंगा। ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा। सबसे पहले हम सोशल साइंसेस स्टार्ट कर रहे हैं और जा करके प्रत्येक चैप्टर के वे सभी एमसीक्यू लेकर के आएंगे जो आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं, इस वीडियो बस को नहीं बल्कि इस सीरीज को आप बहुत अच्छे से देखते हैं, तो डेफिनेटली पक्का है दावा ठोक के कहता हूं कि आपके बराबर परसेंटेज आपके स्कूल में ना कोई विद्यार्थी कभी बनाया है ना कोई बना पाएगा, क्योंकि कड़ी परिश्रम करके आपके चैप्टर के बीच से निकाल के उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया हूं जो एमपी बोर्ड इस साल पूछने वाला है। देखिए यहां पर यह हमारा पहला वीडियो होने जा रहा है। अगर वीडियो को लगातार प्यार मिलता रहेगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तो डेफिनेटली सीरीज को आगे करेंगे और बहुत कुछ मजा आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन यहां पर कवर करूंगा। आप पाठ 1 तो अच्छे से पढ़ ही लिए स्कूल में भी और खुद से भी, तो अब ये देखना है कि पाठ 1 के कितने सारे प्रश्न तुम अभी यहीं पर कर पाते हो। तो 1 से 10 तक मतलब 10 प्रश्न ही कवर करेंगे और उसमें एक एक चीज समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का होगा। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट लेकर के आया हूं। देखिए यहां पर एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 को लेकर के बात करने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कुछ कनेक्टिविटी। इसके थ्रू आप हमसे सोशल मीडिया में जुड़ सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर यूट्यूब का दिया गया है, ठीक है, टेलीग्राम का दिया गया है, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। इसके अलावा अगर आप किसी और आईडी से जुड़ते हैं तो वहाँ पर मैं एक्टिव नहीं हूँ, ये एकदम ऑफिशियल है, तो प्लीज़ एक बार जुड़ने से पहले इन्हें ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब हम फटाफट अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि संसाधन क्या है या फिर संसाधन क्या होता है। समझना बहुत आराम से। संसाधन का मतलब होता क्या है यार, जिसका हम उपयोग करते हैं वही तो संसाधन है ना। जैसे मोबाइल फ़ोन हमारा उपयोग करते हैं, हम उपयोग करते हैं, संसाधन है। इसके अलावा हम हवा लेते हैं तो वायु हमारा एक संसाधन हो गया। मतलब संसाधन का एक ओवरव्यू देखा जाए तो संसाधन वो चीज़ है जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और भविष्य तक करते रहेंगे। तो संसाधन क्या है, हमसे डेफिनेशन पूछा है तो यहां पर ऑप्शन दिया है। क्या संसाधन प्राकृतिक धरोहर है, मतलब क्या प्रकृति से मिलता है? हो सकता है बिल्कुल भाई, हमें खनिज प्रकृति से मिलता है, पेट्रोलियम प्रकृति से मिलता है, वायु प्रकृति से मिलता है, तो बिल्कुल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है जैव प्रदूषण। क्या संसाधन प्रदूषण है? प्रदूषण होता तो हम यूज क्यों करते भाई? प्रदूषण से तो हम दूर भागते हैं ना। अगर प्रदूषण होता तो हम यूज करते तो हमारी डेथ कब की हो गई होगी, तो ये तो नहीं होगा, ठीक, तो ये तो नहीं होना। आगे देखते हैं तकनीकी समस्या, मतलब क्या प्रॉब्लम्स है संसाधन? नहीं, प्रॉब्लम्स क्यों होगी? अगर प्रॉब्लम्स होती तो हम कोई चीज यूज क्यों करते? अरे सपोज करो तुम्हारा मोबाइल तुमको प्रॉब्लम क्रिएट करता तो क्या तुम यूज करते? नहीं करते। हाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है लेकिन उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट देता है। जैसे अभी तुम मिडिल एजुकेशन का वीडियो देख रहे हो, है ना, तो वो तो प्रॉफिट दे रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं सामुदायिक सेवाएं, मतलब क्या ये सेवाएं हैं, सबको सेवाएं देती हैं? तो नहीं। इसका सही आंसर हम लगाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये एक प्राकृतिक धरोहर है। यदि तुमने इसी को टिक किया था तो 1 नंबर अपना काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर कहता है कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है। अब देखो बेटा 2 चीज होता है, एक होता है आपका नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय, ठीक है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो फिर तुम आंसर खुद करोगे। नवीकरणीय का मतलब ये होता है कि जो हमें डेली नया प्राप्त हो, डेली नया नया मिले, डेली नया नया मिले, उसे कहते हैं नवीकरणीय। और जो कभी खत्म ना हो, दोनों चीज ध्यान रखना। नवीकरणीय मतलब जो हमें नवीन हो, नया हो, डेली नया नया मिले, उसे कहेंगे नवीकरणीय। और जो कभी खत्म ना हो। लेकिन यहीं पर यदि हम अनावीकरणीय की बात करते हैं तो जो आने वाले भविष्य में खतरे में है या फिर समाप्त हो सकता है उसे कहेंगे अनावीकरणीय। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि खनिज। क्या खनिज कभी खत्म हो सकता है? हाँ भाई, खनिज की कमी हो रही है। देखो पहले
आपका जो बिजली था वो बनता था कोयला से, लेकिन कोयला खत्म होने लगा, समाप्ति की ओर चला गया, तो अब पानी से बनने लगा। मतलब खनिज आपका अनावीकरणीय संसाधन है। और हमसे प्रश्न में क्या बोला है? नवीकरणीय। जल, जल पानी, पानी क्या कभी खत्म नहीं होगा? अरे पानी खत्म हो रहा है दिनों दिन। तुम देखते हो टैगलाइन में लिखा रहता है कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ये टैगलाइन तुम पढ़े होगे, डेफिनेटली पढ़े होगे। तो जल भी खत्म हो रहा है। फिर बोलोगे अच्छा सर समुद्र में तो 97% पानी भरा है। हाँ बेटा, मैंने कब बोला कि समुद्र में पानी नहीं है, लेकिन पीने योग्य जल नहीं है ना। इतना खारा है उसे तुम पी नहीं सकते हो। अगर तुम उसको पियोगे तो तुम जी नहीं सकते हो। मैं तुमको लाइव एग्जांपल देता हूं। हाल ही में अभी मैं मथुरा वृंदावन घूमने गया था। मथुरा वृंदावन का पानी इतना खारा है, इतना खारा है, मैं नहाया वहां के पानी में तो मेरे बाल पूरे खड़े हो गए थे। खड़े हो गए थे बाल, एकदम लटके ही नहीं रहे थे। कंघी कितनों कर लो तुम्हारे बाल लटकेंगे ही नहीं। मैं बोला भाई साहब कहाँ से नहा लिया यार इसमें। पता होता तो एक डिब्बा दूसरा पानी ले आता जिससे बाल धुल लेता, पीने वाला पानी। भाई साहब मैं परेशान हो गया था, बाल नहीं लटक रहा था क्योंकि वो पूरा कठोर वाटर था और मुंह के अंदर वो पानी गया, नहाते रहें तो चला जाता है। तो इतना ज़्यादा खार लगा, लगता है कोई नमक में नहला रहा है, समझो। तो ये भी जल है आपका अनावीकरणीय, ये भी भविष्य में खत्म हो सकता है। नेक्स्ट हमारा वायु जो है, तो वायु आपका नवीकरणीय है। वायु तुम्हारा कभी खत्म नहीं होगा, चाहे हमारी डेथ हो जाए, हमारी नेक्स्ट पीढ़ी चली जाए, नेक्स्ट पीढ़ी चले, लेकिन वायु कभी खत्म नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो हो सकता है वीडियो लॉन्ग चला जाए, लेकिन अगर तुम बहुत अच्छे समझोगे तो इतना ही नहीं कि यहाँ से एमसीक्यू करोगे, बल्कि तुम 2 नंबर के क्वेश्चंस, 3 नंबर के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इतना तुम्हारे अंदर क्षमता पैदा हो जाएगा। तो लोग बार बार बोल रहे थे सीरीज लेकर के आइए, लो फाइनली आ गया। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर कह रहा है कि संसाधन नियोजन का क्या मतलब है। संसाधन का मतलब क्या होता है बेटा? जिसका हम यूज करते हैं दैनिक जीवन में। और नियोजन का मतलब होता है कोई चीज को प्रबंधित करना, बचा करके रखना, सेफ रखना, इसे कहते हैं संसाधन नियोजन। नियोजन मतलब प्रबंधित करके रखना। जैसे आपके घर का नियोजन कौन करता है? आपके पापा जी। आपके घर में क्या चीज की कमी पड़ी है, जैसे साबुन नहीं है, तेल नहीं है, निरमा नहीं है, ठीक है, तो पापा ही लेकर के आते हैं। तो इसे कहेंगे घर का नियोजन। लेकिन संसाधन नियोजन की बात कर रहा है तो ऑप्शंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर कह रहा है कि संसाधन का निर्माण। क्या संसाधन नियोजन संसाधन का निर्माण करना है? नहीं। नेक्स्ट संसाधन का उचित उपयोग। क्या उचित उपयोग करना है, या फिर संसाधन का विकास, या फिर संसाधन का भंडारण? तो संसाधन नियोजन का मतलब होगा कि संसाधन का तुम उपयोग तो कर रहे हो, लेकिन आपको करना है उचित तरीके से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये सही उत्तर है। अगर आपका आंसर यही था तो डेफिनेटली तुम एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कह रहा है कि एजेंडा 21 का क्या उद्देश्य है। आखिरकार क्या होता है एजेंडा 21? देखो मैं तुमको बेसिक नॉलेज दे देता हूं। एजेंडा 21 पर्यावरण को संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर बनाया गया एक संगठन था। ध्यान रखना, किसको? पर्यावरण को लेकर के। तो हमारे ऑप्शन क्या कहता है? नियोजन बनाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, विश्व विकास में सहयोग करना, या फिर गरीबी के साथ संकट। अब बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि पर्यावरण की सुरक्षा ही होगी। लेकिन बेटा पर्यावरण की सुरक्षा तो होगी, लेकिन इसका उद्देश्य था कि विश्व सहयोग में विकास करना। मतलब विश्व का सहयोग हो सके, विश्व आगे बढ़ सके, इसमें विकास करना है, साथ में मिलकर के कार्य करना है। तो इसका सही आंसर आप ऑप्शन नंबर बी ना लगा करके बल्कि ऑप्शन नंबर सी लगाओगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यही सही उत्तर होगा, 200% श्योर है। ठीक है। और ये प्रश्न पिछले कई सालों से कई बार पूछा है और बहुत सारे बच्चे यही लगाते हैं पर्यावरण की सुरक्षा करना, और वहीं पर उनका उत्तर हो जाता है गलत। इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। हमारा 5वां नंबर कह रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत भू क्षेत्र या फिर भूमि क्षेत्र जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। मतलब ऐसे कितने परसेंटेज क्षेत्र हैं जहां पर हम खेती कर सकते हैं और उद्योग लगा सकते हैं। बहुत सरल प्रश्न पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 43% इज करेक्ट आंसर। देखो 43% क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम कृषि और उद्योग ला सकते हैं। बाकी का जो बचा है आपका 57% वहां पर पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियां ये सब स्थित है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां नंबर कहता है मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। मतलब मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। ऑप्शंस देखो, वायुमंडलीय प्रक्रिया, बारिश की प्रक्रिया,
भौतिक कारकों का संयोजन या फिर शैलों का अपघटन। अपघटन मतलब होता है शैलों का टूटना। मिट्टी कैसे बनती है? मिट्टी बनने की प्रक्रिया का पहला स्टेज है कि जब पत्थर टूटते हैं, अपघटन होता है, टूट करके और भुरभुरे हो जाते हैं, उसी की मिट्टी की निर्माण होती है। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा कोई आंसर और मत लगाना। तो 6 में से आपके कितने सही हुए? आप कॉपी में तो लिख रहे हो ना, एक एक चीज लिखना। इतना ही नहीं, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? टेलीग्राम पर जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर के आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 7वां नंबर कह रहा है कि मृदा अपरदन के कारण क्या हो सकते हैं। मतलब ऐसा कौन सा रीजन है जिस कारण मिट्टी का कटाव होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस क्या कहता है। पहला नंबर कहता है वनो उन्मूलन। वनो उन्मूलन का मतलब होता है बेटा वन को उखाड़ के या फिर वन को काट के जलाना या फेंकना, इसे कहते हैं वनो उन्मूलन। नेक्स्ट, अति पशुचारण। अति पशुचारण का मतलब ये होता है कि जहां पर घास आस अच्छा है तो तुम पशु को इतना चराओ कि पशु जड़ तक की मिट्टी को खा ले, मतलब जड़ तक की घास को खा ले, सॉरी, मतलब मिट्टी तुम्हारा वहां का खुरदुरा हो जाए, वहां का उखड़ जाए मिट्टी। और पशु बाकी ऐसे खाते हैं। अच्छा हरियाली हो और पशु को तुम छोड़ दो तो भैया आपका खेत नहीं बचाएंगे, वो एकदम जड़ से खाते हैं। जिसको भरोसा नहीं है, फिर जो देखा नहीं है जानता नहीं है, एक बार खेत में छोड़ के देखना। एक बार मेरे खेत में गलती से गाय घुस गई, पूरा सपाट कर दी थी, जड़ से खाई थी पूरा, मतलब दोबारा वो उत्पन्न हो नहीं सकता वो पौधा, इतना खतरनाक खाती हैं। ठीक, तो उसे कहते हैं अति पशुचारण। नेक्स्ट, निर्माण व खनन प्रक्रिया। निर्माण मतलब होता है कोई चीज का बनाना और खनन मतलब होता है खोदना। क्या कोई चीज को बनाने से और खोदने से मिट्टी का अपरदन होता है? अगर ऐसा होता तो ना तो जमीन से खनिज निकालते, ना तो रोड का निर्माण करते, तो ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट कहता है सभी विकल्प। क्या सभी विकल्प सही हो जाएगा? तो अब देखो इस केस में ये वाला तो सी नंबर हो नहीं सकता, लेकिन ऑप्शन नंबर ए और बी होगा ही होगा। इनके कारण मृदा का अपरदन होता है, लेकिन 3 नहीं होगा। तो हमें यहां पर इस जब कभी ऐसे केस फंस जाए तो इसमें लगाना पड़ता है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि 2 है तो एक अगर नहीं भी है फिर थोड़ी भी है उसे मानना पड़ता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना? अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा हो, इसका वीडियो पसंद आ रहा हो, बाकायदा आपको स्लाइड अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। एक एक चीज़ का पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर कह रहा है कि किस प्रकार की मृदा नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदान में पाई जाती है। मतलब ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी मृदा है जहां बाढ़ आती है वहां पर पाई जाती है। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान उत्तर पूछा है। ऑप्शन ए देखो खड़द मृदा। ऑप्शन 2 पठार तो होगा नहीं, अगर पठार होता तो यहाँ पानी कभी नहीं आता। ठीक, नवीन जलोढ़ मृदा, मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी जो नदी में बह करके आती है। और दूसरा जो है खादर मतलब क्या हो जाएगा? एक सेकंड, नवीन जलोढ़ और खादर एक ही चीज़ है। यदि पुरानी जलोढ़ होती तो उसे बांगर कहते, मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी एक ही चीज़ है। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी, खादर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इनमें से जो सटीक आंसर बैठता है वो ऑप्शन नंबर डी ही लगाना है। तो क्या आपका ये भी सही है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 9वां नंबर। 9वां नंबर कह रहा है कि उत्खात भूमि क्या होती है। उत्खात क्या होता है? तो ऑप्शन देखो, भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है, भूमि जो वृक्ष आच्छादित होती है, मतलब ऐसा भूमि जहां पर खूब सारे पेड़ लगे हों। नेक्स्ट, भूमि जो बहुत उपजाऊ होती है, और भूमि जो काली मृदा से बनती है। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे कहते हैं उत्खात भूमि, जहां पर हम कृषि नहीं कर सकते हैं। अंतिम हमारा 10वां नंबर प्रश्न है। 10वें नंबर के भी आंसर बहुत आसान तरीके से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं 10वां नंबर। देखो हमारा 10वां नंबर कहता है कि मृदा अपरदन के कारण कौन कौन सी प्रक्रिया हो सकती है। मतलब मिट्टी का कटाव होता है तो कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वनो उन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण व खनन की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सेकंड, प्राकृतिक तत्वों का पतन, कृषि के गलत तरीके, पवन द्वारा मैदान उड़ाना। थर्ड नंबर, ढाल वाली मिट्टी पर समोच्च रेखा में समांतर हल चलाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इस करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स 1 से लेकर के 10 तक के पूरे क्वेश्चंस मैं कंप्लीट कर दिया हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद आपके लिए ये कुछ मीम्स है, इसको जरूर सुनिएगा।
प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके।